जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। देखिए, इस वाक्य में जिन से स्टार्ट हो रहा है, जिन शब्दों से, तो जिन जो है वह बहुवचन है, इसलिए आगे जो है उन्हें क्रिया कहते हैं लगा है। वाक्य का विन्यास समझ में आ रहा है ना? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है तब उन्हें नहीं होगा, उसे होगा, उसे क्रिया कहते हैं। तो वाक्य विन्यास में इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, ये तमाम सारी क्रियाएं हैं। हिंदी में क्रिया के रूप में लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदलाव हो जाता है। आपने संज्ञा में देखा था, संज्ञा में किसके कारण बदलाव होता है? और कारक, लिंग पुरुष कारक। ये आपको आपके ध्यान में रहना चाहिए। प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है कि संज्ञा में विकार क्यों पैदा होता है, 3-4 विकल्प दे देगा। तो ये प्रश्न बनता है, इसलिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्रिया में लिंग, पुरुष और वचन के बदलाव के कारण परिवर्तन होते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, हमने यहां लिंग परिवर्तित कर दिया। सीता स्कूल, बदलाव हो गया। वे स्कूल जाते हैं, यहां वचन भी बदल गया और यहां क्रिया का भी वचन बदल गया। तुम स्कूल जाते हो, तो जैसे ही पुरुष बदलता है, वचन बदलता है, लिंग बदलता है, क्रिया भी बदल जाती है, क्रिया उसके अनुसार हो जाती है। क्रिया 2 तरह की होती है। पहले तो आप मूल धातु को समझ लीजिए। क्रिया की मूल धातु क्या है, जिसको धातु कहते हैं। अभी क्रिया किसको कहते हैं? आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, यानी क्रिया के अंत में ना लगा होता है। ठीक? चलना, खाना, पढ़ना, सोना आदि। अब क्या होता है, इस ना को काट दो। अब जो बचा वो क्या है? धातु है। इसी को धातु कहते हैं। आप संस्कृत में धातु रूप पढ़े थे, पठ धातु का, पठति पठत पठंती, इतने रूप हो गए। पठसी पठथ, पठत पठामी, पठाव पठाव, तमाम लकारों में रूप बदलते चले गए। वैसे ही ये मूल धातु जो है, इससे विकारी रूप बनते हैं। क्रिया विकारी है। अब जब इसमें विकार पैदा होता है तो इन मूल धातुओं में प्रत्यय लगकर विकार पैदा होता है, तो इसे तो मूल धातु कहते हैं। दूसरी जो स्थिति है, धातु के 2 भेद हैं। मूल धातु, ये मूल धातु है, और यौगिक धातु। यौगिक धातु वह है जिसमें प्रत्यय लगकर परिवर्तन हो जाता है।
जैसे अभी यहां आपने देखा जाना, ना काट दिए, जा धातु बच गई। लेकिन जब यहां प्रयोग होता है तो जाता, जाती, जाते, ये जो रूप है ये विकारी रूप है। इस जा का विकारी रूप ये है, ये यौगिक धातु है या यौगिक क्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें मूल धातु के साथ प्रत्यय लगने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? मूल धातु ना को हटा दिए, मूल धातु जब उसका लिंग वचन पुरुष परिवर्तित होता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसमें विकार पैदा होता है। जा से जाते, जाती, जाता, जाना, ये सब तमाम जो बनता है वो विकारी रूप है। यही विकारी रूप यौगिक क्रिया है या यौगिक धातु भी कह सकते हैं। यानी जो परिवर्तित धातु है जिसमें विकार पैदा होता है उसमें मूल धातु वर्तमान रहती है। बात समझ में आ रही है? जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, इसमें जा मूल धातु वर्तमान है। कहीं किसी को दिक्कत? लिंग वचन और उसके पुरुष के परिवर्तन से बदलाव होता है। हाँ, तो ये जितने विकार पैदा होते हैं, आपने देखा सर्वनाम में भी विकार पैदा होते हैं। सर्वनाम भी मूल है और यौगिक है। यहाँ भी यह धातु मूल है और यौगिक है, यहाँ भी विकार पैदा होता है। संज्ञा में भी विकार पैदा होता था। तो ये विकारी रूप जो है उसमें लिंग वचन पुरुष कारक के परिवर्तित होने से परिवर्तन होता है। दिमाग में बात बैठ गई कि नहीं? अब जो यौगिक क्रियाएं होती हैं उसके कई भेद हैं, जिसको हम यौगिक धातु कह लें या यौगिक क्रिया कह लें। इसके कई भेद हैं। पहला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। उसे प्रेरणा देता है, फिर उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इतना लिखें कि प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दोनों तरह से लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गोविंद ने राम को जगाया। दोनों विष्णु के अवतार हैं। कैसा वाक्य है? गोविंद ने राम को जगाया। ये लग रहा है प्रेरणार्थक क्रिया है? नहीं है, लेकिन ये है। जगाया किन शब्दों में है वो मायने। गोविंद ने राम को जगाया। राम को जागने के लिए गोविंद ने प्रेरित किया, तब वो जगा है। और ऐसे वाक्य को प्रथम प्रेरणार्थक बोलते हैं।
प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरह की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। ये आपने देखा प्रथम प्रेरणार्थक। अब इसी को गोविंद ने राम को जगवाया, उसने खुद नहीं जगाया। प्रथम प्रेरणार्थक में उसने खुद प्रेरित किया और दूसरे प्रेरणार्थक में उसने किसी और से प्रेरित कराया, जगवाया। इसको द्वितीय प्रेरणार्थक बोलते हैं। कुछ क्रियाओं का उदाहरण, मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक। किताब में आपको बड़ी सूची मिल जाएगी। यहाँ उदाहरण के बतौर दो चार। उठाना, मूल धातु में से ना प्रत्यय को माइनस कर दिए, हटा दिए, उठ बचा, उठ से उठाना और उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। इसी तरह से दिलाना, दिलवाना। द्वितीय प्रेरणार्थक में आखिरी में आना प्रत्यय लगता है, या यूं कह सकते हैं कि वाना शब्द आता है। कराना, करवाना। इस तरह से बहुत सारे शब्दों की सूची मिलेगी, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब अगली क्रिया है दूसरी, संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जिसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना,
आप किसके साथ उठते बैठते हैं, अगर ये मालूम हो जाए तो आपका पूरा इतिहास मालूम हो जाएगा। क्रियाओं के संयोग से या धातुओं के संयोग से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है मिलना और यौगिक का मतलब, योग का मतलब होता है मिलना। तो दो धातुओं के मेल से जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कही जाती है। ठीक, बात समझ में आई ना? यौगिक और संयुक्त अलग अलग नहीं है। अब यहां देख रहे हैं उठना भी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है। दोनों धातुएं हैं यहां पर, उठ और बैठ। उठक बैठक भी करते हैं। चलना फिरना, जाग जाना, जागना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है। खा चुका या खा चुकना कर लीजिए, चूंकि हम उदाहरण के तौर देख रहे हैं वैसे चल रहा है। खाना भी क्रिया है और चुकना भी क्रिया है। पढ़ लेना, पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है। काट खाना, काटना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है। इस तरह से संयुक्त या यौगिक क्रियाएं बनती हैं। बात समझ में आ रही है ना? दो धातुएं मिलकर जिस क्रिया को बनाती हैं वो क्रिया संयुक्त क्रिया कही जाती है या यौगिक क्रिया कही जाती है। क्या काट खाना पर हंसी आ रही क्या? ऐसा होता है जब कमजोर आदमी मार खाता है, वो कुछ नहीं कर पाता तो काटता है। सर चले जाना भी आ सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं आएगा? चलना और जाना दोनों क्रिया है उसमें। नाम धातु जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जैसे हाथ से हथियाना, ये तो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन लात से लतियाना ये गड़बड़ है। बात से अपना से अपनाना, अपना क्या है? हाँ, अपना सर्वनाम है। क्या लिखे हो? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। तो ये संज्ञा से देख लिया है आपने, ये सर्वनाम से देख लिया और ये विशेषण से। झूठ से झूठलाना। तो इस तरह से संज्ञा क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, जिसे नाम धातु कहते हैं। नाम मतलब, नाम का मतलब संज्ञा
संज्ञा धातु के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, इसलिए इसको नाम धातु कहते हैं। अर्थ समझ में आ जाएगा तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। अनुकरणात्मक क्रियाएं। किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अकल्पित नहीं, कल्पित। वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ध्वनि बिल्कुल, जहां जो शब्द लिखने में आपको परेशानी हो तुरंत पूछ लीजिए। कल्पित, हाँ, इमेजिनरी, बिल्कुल सही शब्द है। अब आ गया होगा समझ में। जैसे खट खट, खटखट से खटखटाना, थरथर से टपटपाना, बिल्कुल, ये तो ध्वनि के अनुकरण से बना हुआ है। पहले मोटरसाइकिल आई थी, शायद राजदूत आई रही होगी, अपने को पता नहीं, तो वो फटफट फटफट की आवाज करती थी उस समय। तो उस समय लोग जो है, जहां से फटफट की आवाज आई वो फटफटिया से जा रहा है। मतलब वो मोटरसाइकिल जो है, राजदूत का नाम ही फटफटिया पड़ गया। तो जो भी मोटरसाइकिल से जाता, चाहे वो कोई भी मोटरसाइकिल हो, फटफटिया से जा रहा है, इसलिए कि उसकी फटफट की आवाज़ आती थी। लेकिन अब तो फटफट की आवाज़ रही नहीं है। वो जिसका साइलेंसर वाइलेंसर गड़बड़ रहता है उसी में फटफट फटफट आता है, बाकी में नहीं आता है। तो इस तरह से शब्दों के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे हम, जैसे थप थप से, ये भाई इस पर लिखने में दिक्कत क्या हो जाती है। थप थपाना, ऐसे सनसन से सनसनाना, कटकटाना, दांत कटकटाता है। अरे हम जितना शब्द लिख रहे हैं उतने नहीं है ना। चिड़चिड़ाना, तो आप ये देख रहे थे यौगिक क्रियाओं के इतने भेद होते हैं। कौन कौन सा? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, अनुकरणात्मक क्रिया, ये है यौगिक क्रियाएं। मूल क्रिया में ज़्यादा नहीं है, भेद ही नहीं है। मूल क्रिया मतलब मूल क्रिया है। मैं जाता हूँ, वह जाता है, ये मूल क्रिया के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद क्रिया का भेद। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक।
और दोनों के नाम से स्पष्ट है कि जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया होगी, जिसमें कर्म नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया होगी। बड़ी सामान्य सी बात है। हैं? सब लिखूंगा। आपको समझाने के लिए आया हूं तो सब समझाऊंगा भाई, लेकिन बाद में जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आप पूछ लीजिए जो पूछना हो। बाद में पूछोगे तो मुझे कुछ नहीं पता रहता। सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब याद आप लोगों को रहेगा, हम तो ज़्यादा भूलते जाएंगे। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, क्रिया कौन सी है? खाता है क्रिया है। सर जिस क्रिया का कर्म फल पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उलट दोगे तो सब अर्थ गड़बड़ा जाएगा यार। अब यहां देख लीजिए कैसे कर्म पर फल पड़ता है। खाना क्रिया है, ये खा क्या रहा है? फल सीधे सीधे इस पर पड़ रहा है, ये बेचारा टुकड़े टुकड़े हो रहा है, फल इसी पर पड़ रहा है कर्म का। जो हम कर्म कर रहे हैं खाने का, उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक है। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। यहां क्रिया क्या है? मारा। किसको मारा? राम को मारा। सीधे सीधे थप्पड़ का प्रभाव राम पर पड़ रहा है, ये कर्म है। कर्म तो थप्पड़ भी है, ये द्विकर्मक क्रिया है, लेकिन हमको केवल कर्म बताना है। तो देखिए, क्या और किसको क्रिया से आप प्रश्न कीजिए। क्या मारा? थप्पड़ मारा। किसको मारा? राम को मारा। ये दोनों कर्म होंगे, और यह मुख्य कर्म होगा और ये गौड़ कर्म होगा। गौड़ गौड़ मुख्य और गौड़ का मतलब सहायक समझ लीजिए। इसका ये सहायक है। थप्पड़ इसी को लग रहा है बेचारे को। गौड़ का मतलब जो मुख्य नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐसा? उपराष्ट्रपति को गौड़ नहीं कह सकते। जैसे नेता के साथ कुछ और प्रभावशाली नेता चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ, जो मंत्री नहीं है, हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ मंत्री नहीं है वो, लेकिन कुछ लोग जो है सीना ताने मुख्यमंत्री के साथ चलते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री के साथ में हैं, फिर तो हमारा प्रभाव उतना ही है। तो मुख्य जो है वो मंत्री होगा, और बाकी जो सीना ताने चल रहे हैं वो लोग गौड़ हैं। आई बात समझ में? जो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट कौन है? मंत्री है, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस के कारण लोग अपना इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं।
खैर, ये बात समझ में आ गई। सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म हो वह सकर्मक क्रिया है। और कर्म का पता कैसे चलेगा? अभी बताया हूं, कर्म का पता कैसे चलेगा? क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न कीजिए, उत्तर में अगर हाँ है तो सकर्मक क्रिया है, अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। अब उसका भी फैसला हो ही जाए। अकर्मक क्रिया, जब क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है तब उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। कर्म ही नहीं तो कहां से कर्म पर पड़ेगा? अब देखिए, राधा सोती है, आप प्रश्न कीजिए क्या सोती है? कुछ उत्तर मिल रहा है? क्या या किसको का प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मोहन हंसता है, क्या हंसता है? किसको हंसता है? कोई उत्तर नहीं है। सीता रोती है, क्या रोती है? किसको रोती है? कोई उत्तर नहीं है। ये अकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, जैसे राम पढ़ता है, ये अकर्मक है कि सकर्मक है? वाक्य में आप क्रिया से अगर प्रश्न करेंगे तो कोई उत्तर नहीं है, इसलिए यह अकर्मक है। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया होगी। वह खुजलाता है, अकर्मक क्रिया। वह सिर खुजलाता है, ठीक। सिर खुजलाना मुहावरा भी है, किसको पता है? ऐसा ऐसा करके लोग खुजलाने लगते हैं। सिर खुजलाना का मतलब बहाना बनाना। वह लजा रही है, अकर्मक क्रिया है। वह तुम्हें लजा रही है, किसको लजा रही है? तुम्हें, सकर्मक हो गए। तो कुछ क्रियाएं
सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं, और उसका प्रयोग पर निर्भर है। जैसे मोहन हंसता है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन मोहन सोहन को हंसाता है, सकर्मक क्रिया हो गई। राधा सोती है, अकर्मक क्रिया है। राधा बच्चे को सुलाती है, सकर्मक क्रिया है। सीता रोती है, सीता राधा को रुलाती है, सकर्मक क्रिया हो गई। तो प्रयोग पर भी निर्भर करता है कि कहाँ आप अकर्मक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और कहाँ सकर्मक के रूप में। ये तो क्रिया के मुख्य भेद हो गए। अब कुछ और भेद हैं क्रिया के। ये भेद गिनती के नहीं हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्रिया के कितने भेद हैं, तो 2 ही भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो क्रिया के अन्य भेदों में है सहायक क्रिया। क्रिया के अन्य भेद, देखिए प्रश्न आप लोगों से जो पूछे जाते हैं, अगर आप पूरे चैप्टर को समझ लिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। सीधे सीधे कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो जाहिर है कि अगर आप पूरा पढ़े हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उत्तर दे सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप अटक जाएंगे। इसलिए सारी चीज़ों को जो बारीकियां हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं भूल जाता हूं। आप लोगों की उम्र ऐसी है कि सारी चीज़ें भरी रहती हैं। वैसे स्मरण और विस्मरण की क्रिया साथ में चलती है। यहाँ अवचेतन मानस में रील है, जिसको ब्लैक बॉक्स कह सकते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग होते रहता है, और जब वो रील भर जाती है तो एक तरफ से डिलीट भी होते रहता है। जो रिवाइज करने की बात कही जाती है वो ये कि जो डिलीट हुआ है उसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर से रील में आ जाएगा, इसलिए रिवाइज करते हैं। आपने देखा होगा परीक्षा में जब आप बैठते हैं, पेपर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब आ रहा है, लेकिन लिखने की बारी जब आती है तो लगता है कि पूरा ब्लैंक हो गया। अब उसके बाद जब प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो वो रील फिर से चालू हो जाती है और तब आप प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं। तो ये वो जो ब्लैक बॉक्स है पीछे में, वो वही काम करता है जिसको अवचेतन मानस कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मानस, जहाँ सारी चीज़ें संग्रहित होती हैं। तो इसलिए आप जितना पढ़ेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, वो आपके दिमाग में उतना भरता जाएगा। तो स्मरण और विस्मरण की क्रिया जो है साथ साथ चलते रहती है। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूं, यहां सहायक क्रिया क्या है? अंग्रेजी मीडियम वाले हो, वहां तो कम से कम मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब, मुख्य क्रिया को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हैं? वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, 2 तरह के वर्ब होते हैं। तो ये वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है।
मुझको अंग्रेजी आती नहीं रे भाई, नहीं तो मैं अंग्रेजी में हिंदी पढ़ा देता। मैं घर जाता हूं, ये ऑक्सिलरी वर्ब को, सहायक क्रिया को यहां से निकाल दो। मैं घर जाता, मैं घर जाता, वह घर जाता, अर्थ स्पष्ट हो रहा है कुछ? जाता था कि जाता होगा कि जाता रहेगा, हैं? तो हेल्पिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, वह मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वे हंस रहे थे, हंसना यहां मुख्य क्रिया है और रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसको यहां से हटा दो, केवल वे हंस कर दो, कोई अर्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़कर अर्थ की प्रतीति कराती है, अर्थ को स्पष्ट करती है। बात समझ में आ गई? एक बार और, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया मिलकर के अर्थ को स्पष्ट करती है, अर्थ की प्रतीति कराती है। ये टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, अर्थ को स्पष्ट करती है, ये आपके ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप उदाहरण से देख लीजिए ना भाई। मैं घर जाता हूं अगर न रहे तो आप क्या समझेंगे? घर जाता होगा कि घर जाता रहेगा कि घर जाता था? कुछ उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सहायक क्रिया का काम है कि मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वो अर्थ को स्पष्ट करती है। आई बात समझ में? दूसरी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दो बार रिपीट किया हो, इसके बाद भी अटक गई हो। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। बात वही है, दोबारा रिपीट करने में शब्दों में हेरफेर हो सकता है। जैसे राम भोजन करके सो गया। उसको पढ़ना नहीं रहा होगा इसलिए सो गया। भोजन करके एक क्रिया ये है और दूसरी क्रिया ये है सो गया। तो पहली क्रिया जो है वह पूर्वकालिक क्रिया है, यानी एक काम को उसने पूरा कर लिया और फिर दूसरे काम में संलग्न हो गया। भोजन किया और सो गया। हैं?
यार मुझे लगता था वो शब्द साधन वाले में ही सब पहले पढ़ाना था क्या। और खैर इसको पूरा होने दीजिए। ये समझ में आया ना। पूर्वकालिक क्रिया, दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। पहली क्रिया पूरी होती है, दूसरी क्रिया में कर्ता संलग्न हो जाता है। तो पहले वो भोजन किया, फिर आप लोग भी खाना खाकर स्कूल चले जाते हैं या कॉलेज चले जाते हैं, तो भोजन करके स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो यहाँ भी पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरह की जो भी प्रयोग ऐसा होगा वह पूर्वकालिक क्रिया का होगा। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, संज्ञा और क्रिया का संयोग जहां होता है, उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। संज्ञा धन क्रिया बराबर नाम बोधक क्रिया। ये कोई खास नहीं है, सीधे से समझ में आ जाता है। लाठी धन मारना बराबर लाठी मारना। लाठी संज्ञा है, मारना क्रिया है, दोनों जोड़ के लाठी मारना हो गया। इसी तरह से रक्त खोलना, रक्त खोलना, रक्त लिखने में दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया ना। विशेषण धन क्रिया बराबर नाम बोधक क्रिया। अब विशेषण से देख लीजिए, दुखी क्रिया होना बराबर दुखी होना। पीला पढ़ना पीला पढ़ना। इसके बाद द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण तो दे दिया था, फिर भी दे देता हूँ और उदाहरण। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अध्यापक ने छात्रों को
हिंदी पढ़ाई की पढ़ाया हैं? अध्यापक के साथ भी परसर्ग लगा है, कर्ता के साथ और कर्म के साथ भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? द्विकर्मक है, और ये जो कर्म है स्त्रीलिंग है, पढ़ाई। इसके साथ परसर्ग नहीं लगा है, इसलिए इस कर्म के अनुसार क्रिया होगी। अगर ये हिंदी यहाँ नहीं होती, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया होता फिर। ठीक है? हिंदी नहीं होता तो पढ़ाया होता। हाँ। अगर कर्ता के साथ परसर्ग लगा है और कर्म के साथ परसर्ग लगा है तो क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में हुआ करती है। अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में। जैसे अगर अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, पढ़ाया पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है। लेकिन दूसरा कर्म जो है उसके साथ परसर्ग नहीं लगा है, इसलिए इसके लिंग पुरुष वचन के अनुसार यहाँ पर पढ़ाई होगा। ठीक? इसको मैं एक जगह बड़े अच्छे से समझाया हूँ कि कर्ता के साथ अगर परसर्ग नहीं है तो क्रिया जो है कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार होगी। अगर कर्ता के साथ परसर्ग लगा है, कर्म के साथ नहीं है, तो क्रिया कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार होगी। अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग लगा है तो क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होगी। पहले भी बता चुका हूँ, और ये मैं अक्सर हर क्लास में बताता हूँ क्योंकि इसकी गलती बहुत होती है। पता चला कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है। थोड़ा बड़े वाक्य लिखते हैं, बड़े क्या स्टूडेंट्स छोटे वाक्य लिखते हैं तो भी ऐसी गलती करते हैं। पाँच 7 मिनट। श्याम ने मोहन को थप्पड़ मारा। श्याम ने मोहन को थप्पड़ मारा। बड़ी मुसीबत है। यहां भी द्विकर्मक है। अब कहेंगे यहां मारा क्यों आया? थप्पड़ पुल्लिंग है, थप्पड़ के साथ परसर्ग नहीं है, थप्पड़ पुल्लिंग है, इसलिए मारा हो गया। तो क्या का पहले प्रश्न कीजिए, क्या मारा? थप्पड़ मारा। किसको मारा? मोहन को मारा। 2 कर्म आ गया। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। 2 कर्म आ गया। तो ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म का प्रयोग हुआ हो। ठीक? सबके समझ में आ गई बात? संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, हैं? धातु क्रिया के अंदर था ना दूसरा वाला ऋणात्मक और वाला संयुक्त क्रिया। खैर उसी से मिलता जुलता यह भी है। उदाहरण देख लीजिए। वह खाने लगा, बात वही है।
यहाँ दो क्रिया है, खाना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ना भी क्रिया है और लेना से ली बना है, यह भी क्रिया है। वह क्रिया दो क्रियाओं की योग से बनती है। पता नहीं 2 बार कैसे आ गया, चलो ठीक है, 2 बार आया तो तुम्हारे फायदे के लिए ही। क्रियार्थक संज्ञा, अगला है क्रियार्थक संज्ञा। आपने पढ़ा था एक नाम धातु, नाम धातु पढ़े थे। वहां संज्ञा क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, बात से बतियाना, लात से लतियाना। यहां क्रिया जो है संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया जो है वह संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जैसे टहलना, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, लाभदायक है। टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहां उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, इसलिए इसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको क्रियाओं का प्रयोग, जिसको हम अनेकार्थक क्रियाएं कह सकते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है। किसी किताब में हमें मिल गया तो हमने इसको ले लिया। जैसे खाना एक क्रिया है, ठीक है, वह रोटी खाता है, रोटी खाता है, आम खाता है, ये सब तो खाने की चीज़ें है ही हैं? लेकिन वह मार खाता है। मार कोई खाने की चीज़ है, लेकिन खाता है। वह हराम का पैसा खाता है। पैसा भी कोई खाने की चीज़ है, लेकिन खाता है। वह कसम खाता है। तुम लोग अंग्रेजी मीडियम वाले हो, अंग्रेजी में है कोई ऐसा वर्ड जो इस तरह से प्रयोग होता हो? कोई क्रिया है जो कई अर्थों में इस तरह से लगातार प्रयोग में आती हो? ये क्रिया है, खाना क्रिया है। वह रोटी खाता है, वह मार खाता है, वह हराम का पैसा खाता है, वह कसम खाता है, और वह मेरा सिर खाता है। देखो, सिर भी कोई खाने की चीज है, लेकिन खाता है। वह प्रातः काल हवा खाने के लिए सैर पर जाता है। अभी और भी बन सकते हैं। खाना क्रिया का प्रयोग इतने अर्थों में और भी हो सकता है। धूप खाता है, बहुत सारी चीजें खाने वाले हैं। देखेंगे तो बहुत सारा वाक्य मिल जाएगा। और बंगाली तो पानी भी खाता है।
जौल खाता है, सिगरेट खाता है, उसको पीता कुछ नहीं, खाली खाता है। इसी तरह से लगना, मीठा लगना, ठंड लगना, मन लगना, दिल लगना, काम में लगना, मिर्ची लगना, आदि आदि बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। हाँ हाँ, आँख लगना तो बहुत भारी चीज है। मिलना, आँख से बनने वाले मुहावरे सब बहुत खतरनाक है। किसी से मिलना, अब आप लोग सामान्य हिंदी पढ़ते हैं ना, तो सामान्य हिंदी में तो यही सब पढ़ना है। कुछ मिलना, चेहरा मिलना, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारे आसपास का ही आदमी है, ऐसा चेहरा मिल जाता है, दिख जाता है, हैं? दिल मिलना, दिल मिलने के बाद तो सजा ही मिलती है। तो ये इतनी सारी क्रियाओं का प्रयोग, मतलब इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं जो अलग अलग अर्थों में जिसका प्रयोग होता है। इसको बंद कीजिए।